हेलो दोस्तों, दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस नैनक्यू ने यूहो को बता दिया था कि तुम्हारे सेकुलेशन में जाने के बाद बाहर की तरफ ड्रैगन सिटी में सन मून एम्पायर का एक और ग्रुप आ चुका है। जो सुनकर तो यूहो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि ये तो सन मून एम्पायर का फायर फीनिक्स सोल लीजेंड ग्रुप है। पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्या करने आए होंगे, इसलिए यूहो मिस नैनक्यू को टांग सेट भिजवाकर खुद उनकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुका। मगर इन लोगों की ग्रुप की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट थी। सिर्फ एक मेंबर की बेहोश होने पर ही अलार्म बजना शुरू हो गए थे, इसलिए यूहो को फौरन से अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज ये सब जानने के बाद उस जासूस के लिए चारा बिछाती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो जासूस दोबारा वापस जरूर आएगा। हाँ, बस वो ये नहीं जानती थी कि असल में वो जासूस कोई और नहीं बल्कि यूहो है, और उसका शक बिल्कुल सही था। यूहो एक बार फिर से इन लोगों को फॉलो करते हुए इनके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जहाँ वो मिस ऑरेंज के पहले ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंस गया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर भी थी, जिसे फायर फीनिक्स डोलो के नाम से जाना जाता था। यूहो ने उसी का बेस बदलकर यहाँ पर उसी के साथियों का इस्तेमाल करते उस पर हमला करवा दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फायर फीनिक्स डोलो ने फौरन वहाँ पर एक बर्ड जैसा सोल गाइडेंस टूल एक्टिवेट कर लिया था, और वो अपने सोल्जर से कहने लगी कि बेवकूफो, मैं हूँ असली वाली, वो नकली है, उस पर हमला करो। जो सुनकर वो सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि फायर फीनिक्स डोलो भी गुस्सा होते हुए यहाँ यूहो के पीछे पड़ गई थी। दूसरी तरफ यूहो जो कि उन सबके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही साथ वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर इन लोगों की मार्शल भी मौजूद थी, जिसका चेहरा हुडी में छुपा हुआ था, इसलिए यूहो से पहचान नहीं पा रहा था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि फायर फीनिक्स डोलो फौरन से यूहो के सामने आ गई, जो कि यूहो पर अपनी तलवार से हमला करते हुए कहती है कि आखिर इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फायर फीनिक्स डोलो का सोर्ड अटैक कुछ जरा ही ताकतवर था, जिसने यूहो को पीछे की तरफ धकेल दिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस बिंगबिंग फौरन से यूहो को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ आ जाती है, जिसने सिर्फ एक ही हाथ के पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ सोर्ड अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जबकि साथ ही साथ वो सामने की तरफ मौजूद फायर फीनिक्स डोलो से कहती है कि ओए मेरी आग उगलती हुई मुर्गी, ये एक्सट्रीम नॉर्थ है, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी ये आग की पावर यहाँ पर काम करेगी। जो कहते हुए आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में कई सारे आइस स्पाइक्स क्रिएट कर लिए थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद फायर फीनिक्स डोलो पर हमला करने वाली थी। ये सब देखकर तो टियानमिंग यहाँ पर बिंगबिंग को चीयर अप कर रहा था कि शाबाश मेरी बिंगबिंग, तुम ही जीतोगी, तुम कमाल की हो। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर फीनिक्स डोलो को भी ये देखकर काफी गुस्सा आ गया था, और वो फौरन से अपनी तलवार को साइज भी इंक्रीज कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते उसने हवाई में जो सारे के सारे आइस स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो अपने स्लैश अटैक से टियानमिंग पर भी हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो फौरन से गायब होकर यहाँ से चला गया। जो देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस ने अपनी तलवार निकालकर फुल स्ट्रेंथ के साथ यहाँ फायर फीनिक्स डोलो के साथ टकराना शुरू कर दिया था। एक तरफ फायर की पावर थी और दूसरी तरफ आइस की पावर। यहाँ पर इन दोनों का टकराव तो चल रहा था, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे वॉरियर्स भी अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर अटैक्स कर रहे थे, और यूहो उन अटैक्स को डॉज करने के लिए फौरन से अपनी जुआनवो रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक सोल्जर को खुद के साथ रिप्लेस कर लेता है, जिसकी वजह से सारे के सारे अटैक उस सोल्जर को जाकर टकरा गए। जबकि यूहो भी यहाँ पर मिस ऑरेंज के काफी सारे करीब आ चुका था, और वो फौरन से अपनी डेस्टिनी आई की पावर एक्टिवेट करके सोल एक्सप्लोजन शॉक टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। मगर सामने की तरफ मौजूद मिस ऑरेंज भी पूरी तरीके से तैयार थी, क्योंकि फौरन से एक स्पिरिट शील्ड इसी के साथ बाहर की तरफ आते उसे प्रोटेक्ट कर लेती है, जो देखकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। तभी अचानक वहाँ पर मौजूद सन मून एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि दोबारा से यूहो पर हमले करने लगे। यूहो उन अटैक्स को डॉज कर रहा था, साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि इस लड़की की स्ट्रेंथ टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर से तो कम है, मगर हाँ ये तो कहना पड़ेगा कि इसके पास कई सारे पावरफुल डिफेंसिव सोल गाइडेंस टूल्स है। ये सब सोचते हुए एक बार फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो ने स्टार अनीस के सोल बोन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे स्टार अनीस ओमनी डायरेक्शनल स्पाइक कहते हैं। और यूहो ने जैसे किक की, हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद कई सारे स्पाइक्स चारों तरफ फैल गए। यूहो के इस पावरफुल अटैक से कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। दूर से फायर फीनिक्स डोलो भी ये देख लेती है, उसे समझ आ गया था कि मार्शल इस वक्त खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। मगर दूसरी तरफ वो भी यहाँ पर आइस जेड एम्प्रेस के साथ बिजी थी। पीछे की तरफ यूहो भी यहाँ पर सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे इनके मार्शल को ही बंदी बनाना होगा, सिर्फ उसे बंदी बनाकर मैं यहाँ से जिंदा निकल सकता हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने फौरन से अपनी डेस्टिनी सोल इंपैक्ट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिस पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मिस ऑरेंज पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज के सामने एक बार फिर से इनविंसिबल शील्ड आ चुकी थी, जो कि उसे बचा लेती है। ये देखकर तो यूहो भी सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर इस लड़की के पास और कितने ज्यादा डिफेंसिव सोल गाइडेंस टूल्स है, लेकिन चाहे जो भी हो मुझे इसे पकड़ना होगा। और इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने एक बार फिर से अपने डार्क गोल्डन क्लास को एक्टिवेट कर लिया, और वो तेजी के साथ उसके डिफेंसिव बैरियर पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूर से फायर फीनिक्स डोलो भी ये सब होता हुआ देख रही थी,
और वो अपनी मार्शल की मदद करने के लिए जाना चाहती थी, मगर हम देखते हैं कि आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस उसे ऐसा करने नहीं दे रही। और पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बार बार अटैक करने की वजह से आखिरकार यूहो ने भी अपनी डार्क गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए उस डिफेंसिव बैरियर को तोड़ दिया था। जो करते यूहो फौरन से उस मार्शल को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि अब हम सही से बात कर सकते हैं। ये कहते यूहो फौरन से अपना मास्क उतार कर अपनी आइडेंटिटी शो करने लगा, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज की भी हुडी उतर गई थी। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या ये तुम हो। तब तक हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलू भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि यूहो से कह रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो जानती है कि उसका काम हो गया, इसलिए वो फौरन से यूहो की बॉडी के अंदर चली गई। दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर मिस ऑरेंज को छोड़ने वाला था, लेकिन मिस ऑरेंज धीमे से यूहो से कहती है कि नहीं, मुझे बंदी बना लो। जो सुनकर यूहो ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो फौरन से मिस ऑरेंज को पकड़ते हुए अपनी चाकू को उसकी गर्दन पर रख देता है। ये देखकर तो फायर फिनिक्स डोलू घबरा गई थी और वो कहती है कि नहीं, हमारे मार्शल को जाने दो। जबकि मिस ऑरेंज धीमे से यहाँ यूहो को बताती है कि ये है फायर फिनिक्स डोलू लुवान फेंग, जो कि लेवल 94 की वॉरियर है। तुम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जो सुनकर यूहो याद करता है कि हाँ, सीनियर ब्रदर ने मुझे फायर फिनिक्स डोलू लुवान फेंग के बारे में बताया था, जिसकी ताकत स्टार स्काई डोलू मास्टर यी यूलिन के बराबर है। साथ ही साथ यूहो ये भी जानता रहा कि अभी के फायर फिनिक्स सोल लीजन ग्रुप के मार्शल से पहले वही इनकी मार्शल हुआ करती थी, लेकिन अब उसने अपनी मार्शल की पोजीशन को छोड़कर वाइस कमांडर की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब सोचने के बाद यूहो फौरन यहाँ पर मिस लुवान फेंग से कहता है कि अपने साथियों से कहो कि पीछे हट जाए, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हारी मार्शल को भी जान से मार डालूंगा। जो सुनकर मिस ऑरेंज तो कहती है कि मिस लुवान फेंग प्लीज आप मेरी फिक्र ना करें, लेकिन मिस लुवान फेंग यहाँ पर यूहो से कहती है कि प्लीज हमारे मार्शल को जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। जिस पर यूहो कहता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ कि अपने साथियों को पीछे हटा लो, मैं अपने साथी तुम्हारी मार्शल को यहाँ से लेकर जाऊंगा और जब मैं सेफ लोकेशन पर पहुंचा उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। जो सब सुनकर अब फायर फिनिक्स डोलू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो हार मानते हुए अपने साथियों को रुकने का ऑर्डर देती है। साथ ही सर वो यूहो से कहती है कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, अब उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी बात को पूरा करोगे। जो सुनते हुए यूहो फौरन से मिस ऑरेंज को लेकर यहाँ से उड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ इनके कैंप से थोड़ा दूर आ गया था, जहाँ पर यूहो सेफ था। वो मिस ऑरेंज को नीचे उतार देता है। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज यूहो को देखते हुए अपने मन में यही कह रही थी कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो और मैंने तुम्हें खो दिया। यहाँ पर ये सब सोचते हुए यूहो को देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आखिर तुम कैसे हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। ये सुनकर मिस ऑरेंज कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि हम दोनों इस तरह के हालात में एक दूसरे से मुलाकात करें। मैं सच में यूहो तुम्हें जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन प्लीज यूहो मेरे खिलाफ रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो, मुझे मत रोकना। जो सुनकर यूहो मिस ऑरेंज की तरफ आते हुए कहता है लेकिन ऑरेंज तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें सन मून एम्पायर से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अभी भी देर नहीं हुई, तुम उन्हें छोड़ सकती हो और वैसे भी तुम इतनी ज्यादा समझदार हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस के होते हुए तुम अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर पाओगी। वैसे भी तुमने खुद ही देख लिया है कि जंगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही है, जंगों ने कभी भी किसी का अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर यहाँ मिस ऑरेंज को तो गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए अपनी हुडी उतार कर कहती है कि तुम ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ कह रही हो, लेकिन तुम्हें ये स्टार लुआ एम्पायर की आर्मी को जाकर कहना चाहिए था, जिन्होंने मेरे फादर को जान से मार डाला और मेरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया। तब तुमने उनकी जनरल से ये बात क्यों नहीं कही? मेरे पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब मुझसे छीन कर तबाह कर दिया। मैं सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ, मेरे पास कोई और ख्वाहिश नहीं है। यूहो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब मेरे जीने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है बदला लेना। जो भी इस बदला लेने में मेरी मदद करेगा वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल ज़ूटियान रन की तरह। लेकिन चूंकि तुम मेरे खिलाफ हो इसलिए तुम और मैं दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारा रास्ता और मेरा रास्ता दोनों ही एक दूसरे से अलग है, इसलिए यूहो अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सिर्फ यही कर सकते हो कि आज और अभी मुझे जान से मार डालो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो एक दिन मैं सन मून एम्पायर की आर्मी के साथ मिलकर तीनों एम्पायर्स पर हमला करते उन सबको खत्म कर दूंगी, ताकि इस डोलू कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही एम्पायर हो। ये डोलू कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से रीयूनाइट हो जाएगा और उसके बाद इस कॉन्टिनेंट में कोई भी जंग नहीं होगी। मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को अच्छे से रूल करूंगी, चारों तरफ सिर्फ अमन ही अमन होगा, हमेशा का अमन। मगर दूसरी तरफ यूहो उसकी ये सारी बातें सुनकर जानता रहा कि इस जंग में कितनी लोगों की जाने जाएगी और वो ये सब होता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए वो मिस ऑरेंज से कहता है कि तुमने एक बात बिल्कुल सही कही कि मुझे आज ही तुम्हें जान से मार देना चाहिए। और ये कहती यूहो फौरन से अपने डैगर निकालकर तीसी के साथ मिस ऑरेंज की तरफ चला जाता है, जहाँ पर अब देखती है कि उसने अपने चाकू को मिस ऑरेंज की गर्दन पर रख दिया था। मिस ऑरेंज ये सब देखकर कहती है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा, मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती है उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसे जरा सी भी परवाह नहीं थी कि यूहो चाहे तो उसे जान से मार सकता है, क्योंकि मिस ऑरेंज को मन ही मन में यूहो से प्यार हो गया था। हालांकि दूसरी तरफ यूहो मिस ऑरेंज को काफी अच्छा दोस्त मानता था। वो उसके साथ गुजारे हुए मिंगडू सिटी के सारे लम्हों को याद करता है कि कैसे वो एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर वहां गया था और मिस ऑरेंज ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। उसने यूहो
युहाओ का काफी ख्याल रखा था। ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इवन की युहाओ जब जियांगियन माउंटेन रेंज के ऊपर सिल्वर मून वुल्फ किंग के हाथों इंजर्ड होकर मरने वाला था, तब भी मिस ऑरेंज ने उसकी जान बचाई थी। और आखिरी बार डेथ बेड पर जब मिस ऑरेंज ने युहाओ को देखा था तो वो जाते हुए युहाओ से यही कह रही थी कि युहाओ तुम एक महान इंसान हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम जिंदा बच गए तो यकीनन तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन हम दोनों जंग के मैदान में ना मिले। और किस्मत का खेल देखो, जो ये नहीं चाहते थे बिल्कुल वही हुआ। हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पर अपने डैगर का इस्तेमाल करके मिस ऑरेंज पर हमला करने वाला था, मगर अचानक हम देखते हैं कि उसने वो डैगर अपनी ही छाती में गुंसा दिया। उसका खून मिस ऑरेंज के मुंह पर आ गिरता है। मिस ऑरेंज अपनी आंखें खोलती है और वो ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, जिस पर युहाओ से बताता है कि पिछली बार जियांगियन माउंटेन रेंज के ऊपर सिल्वर मून वुल्फ किंग ने जब मुझे इंजर्ड किया था तब तुमने मेरी जान बचाई थी। वो जख्म मैंने वापस ले लिया और तुमने चूंकि मेरी जान बचाई थी इसलिए आज मैं तुम्हारी जान भी छोड़ रहा हूँ। यानी कि अब से हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ। तुम्हारा मुझ पर कोई भी एहसान नहीं है। आज के बाद अगर हम दोबारा बैटल ग्राउंड में मिले तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मिस ऑरेंज को ये सब सुनकर काफी बुरा महसूस हो रहा था। ये सीन काफी जरा इमोशनल हो चुका था। युहाओ पलटते हुए भारी मन के साथ कहता है कि अब मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जो मर्जी कदम उठाना पड़े। ये सब सुनकर मिस ऑरेंज की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। दूसरी तरफ युहाओ वहाँ से चला गया था। युहाओ के जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज के हाथ में एक सिरिंज भी थी, जिस सिरिंज में रेड कलर का लिक्विड दिखाई दे रहा था। लगता है कि शायद अगर युहाओ से जान से मार डालता तो वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को रिवाइव करने वाली थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ युहाओ पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार एनीज अपने आइस सोर्स कंडेंसेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युहाओ के जख्मों को हील करने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर की लगातार कोशिशों के बाद उसने युहाओ के जख्मों को पूरी तरीके से भर भी दिया। दूसरी तरफ युहाओ अपने मन में कह रहा था कि अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस वक्त मिस ऑरेंज को रोकना। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा, जिसके लिए मुझे मिस ऑरेंज के फायर फिनिक्स सोल लीजन ग्रुप को पूरी तरीके से तबाह करना होगा। और इसके लिए शायद मुझे एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन की पावर की जरूरत पड़ेगी। ये कहती हो वहां से एक्सट्रीम नॉर्थ में स्नो एम्प्रेस के घर की तरफ रवाना हो गया, जहां रास्ते में जाते उसे कुछ एक्सट्रीम नॉर्थ आइस बियर भी देखने को मिलते हैं। ये साइज में बड़े और स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी तरह युहाओ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहा और उसे कई सारे आइस एंड स्नो बीस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि सबके सभी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में रहते हैं और यहाँ के आदि है। ये सब दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। धीरे धीरे युहाओ इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ता रहा। साथ ही सर वो अपने मन में कहता है कि 10 साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था। तब के टाइम में बेशक काफी ज्यादा कमजोर था और मैंने ब्रदर टियानमिंग के ककून का इस्तेमाल किया था खुद को गर्म रखने के लिए, वरना शायद मैं यहाँ पर सर्वाइव भी ना कर पाता। लेकिन अब की बात अलग है, क्योंकि युहाओ काफी आसानी के साथ यहाँ के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पा रहा था। यहाँ पर अब देखते हैं कि युहाओ जैसे एक्सट्रीम नॉर्थ पहुंचता है तभी स्नो एम्प्रेस फौरन युहाओ की बॉडी से बाहर आ गई, जो कि काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और वो कह रही थी कि इतने अरसे बाद घर आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। स्टार एनीज, ब्रदर टियानमिंग और मिस बीबी भी यहाँ पर युहाओ की बॉडी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए थे, जहाँ पर मिस बीबी युहाओ को बताती है इस स्नो एम्प्रेस को यहाँ के लोग जूनो के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है स्नो लेडी। ओरिजिनली स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में ही पैदा हुई थी। ये यहाँ की एक्सट्रीमली प्योर एलिमेंटल एनर्जी से बनी है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि स्नो एम्प्रेस एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन की बेटी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस भी घर आकर काफी जरा खुश थी, जहाँ पर वो बर्फ के साथ खेलते हुए स्नो डांस कर रही थी, जो सब करते हुए और भी जरा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। युहाओ, टियानमिंग, मिस बीबी, स्टार एनीज सब लोग ये उसकी इस खूबसूरती को देख रहे थे। जबकि इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सन मून एम्पायर की उसी माइनिंग कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो तो अपने मार्शल का इंतजार कर रही थी और थोड़ी देर में मिस ऑरेंज वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर तो वो खुश होते हुए फौरन से उनके पास आकर सवाल करते हुए पूछती है कि कहीं उस चोर ने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाई। जिस पर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि मिस लुआन फेंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी भी चैनल्स है वो फौरन के फौरन मेरे सामने आए, मुझे उनसे बात करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर मिस ऑरेंज के टेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लुआन फेंग और सारे के सारे कमांडर्स मौजूद थे और वो उन सबको ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे सोल्जर्स को तैयार कर लो। मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे सोल गाइडेंस डिवाइसेस अपनी फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट हो। चारों तरफ कैंप में डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स को फैला दो और माइनिंग का काम पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। और ये कहते हुए मिस ऑरेंज ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। यहाँ पर मिस ऑरेंज को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर फायर फिनिक्स डोलो भी काफी जरा खुश हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि कई अरसा हो गया मेरे फायर फिनिक्स सोर्ड ने खून को नहीं चखा, लगता है कि जल्दी मुझे किसी की जान लेने का मौका मिलने वाला है। और ये कहते उसने भी अपनी तलवार बाहर की तरफ निकाल ली थी। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज यहाँ पर अपने मन में कहती है कि मैं जानती हूँ तुम वापस जरूर आओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में आ गया, जहाँ पर युहाओ अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और वो अचानक से दिखता है कि आसपास की बर्फ ने टूटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही तेजी
के साथ यहाँ की तरफ आ रहा है। ये देखकर यूहो ने फौरन से अपनी स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट कर ली थी और वो चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे देखने को मिला कि ये तो सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट है, जो सारे के सारे बीस्ट चारों तरफ से तेजी के साथ मूव करते उसी कैसल की तरफ आ रहे थे। यहाँ पर यूहो देखता है कि उन बीस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा टाइटन स्नो डीमन किंग भी मौजूद है, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के 3 ग्रेट किंग्स में से एक है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यूहो देखता है कि वहाँ पर तो एक्सट्रीम नॉर्थ आइस बियर किंग भी आया हुआ था, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा है और ऑलमोस्ट टाइटन स्नो डीमन किंग के करीब पहुंच चुका है। यूहो जब ये सब देख रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन स्नो डीमन किंग, एक्सट्रीम नॉर्थ आइस बियर किंग और बाकी के सारे बीस्ट यहाँ धीरे धीरे चलते हुए स्नो एम्प्रेस के पास आ गए, क्योंकि स्नो एम्प्रेस ही इन सब लोगों की लीडर थी। यहाँ पर टियानमिंग यूहो को बताता है कि ये एक्सट्रीम नॉर्थ आइस बियर किंग, या फिर तुम इसे आइस बियर किंग भी कह सकते हो, इसकी कल्टिवेशन कब की 1 लाख साल पुराने स्पिरिट बीस्ट लेवल से ज्यादा ऊपर जा चुकी है। इसका पावर लेवल मुझे लगता है आसानी के साथ स्टार्डो फॉरेस्ट के उस फियर्स बियर किंग के बराबर हो चुका होगा। यहाँ पर टियानमिंग जब ये सारी बातें कर रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी आइस एंड स्नो बीस्ट थे वो सबके सब स्नो एम्प्रेस के सामने झुकने लगे, जैसे कि वो उसे रिस्पेक्ट पेश कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस भी यहाँ पर आइस बियर किंग को देखते हुए कहती है कि लिटिल व्हाइट, तुम पहले से काफी मोटे हो चुके हो। दूसरी तरफ ये बात सुनकर तो यूहो शौक होते हुए कहता है कि इसने क्या कहा, लिटिल व्हाइट? इस जायंट से मॉन्स्टर में आखिर इससे लिटिल क्या दिखाई दे रहा है? जिस पर आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो को बताती है कि असल में लिटिल व्हाइट एक बहुत ही छोटा सा आइस बियर का बच्चा था, जो कि स्नो एम्प्रेस को मिला था तब के टाइम जब वो एक्सट्रीम नॉर्थ आइस प्लेन को यूनिफाई करने की कोशिश कर रही थी। और तब से लेकर अब तक ये आइस बियर किंग हमेशा से स्नो एम्प्रेस के साथ ही रहा है। हाँ, बेशक अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका और वो एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग्स में से भी एक बन चुका है, लेकिन हमेशा स्नो एम्प्रेस के लिए वो एक बच्चा ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ आइस बियर किंग भी स्नो एम्प्रेस को हमेशा से अपनी मॉम की तरह रिस्पेक्ट पेश करता है और वो उससे उतना ही प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन स्नो डीमन किंग भी यहाँ पर स्नो एम्प्रेस के सामने झुक गया था, जिसे देखते हुए स्नो एम्प्रेस कहती है कि हटाई, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया। ये सब देखते हुए दूसरी तरफ यूहो कह रहा था कि टाइटन स्नो डीमन बीस्ट भी यहाँ पर स्नो एम्प्रेस को रिस्पेक्ट पेश कर रहा है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि स्नो एम्प्रेस ही एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन की सबसे ज्यादा सुप्रीम एग्जिस्टेंस है। उसकी अथॉरिटी को सब लोग एक्सेप्ट करते और उसके सामने झुकते हैं। जबकि मजे की बात ये थी कि स्नो एम्प्रेस यूहो को अपना फादर कहती है, यानी कि वो यूहो के लिए अपनी जान भी दे सकी है, जो कि यूहो को इनडायरेक्टली एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन का एक बड़ा लीडर क्रिएट कर देती है और वो फ्यूचर में यहाँ की पावर का इस्तेमाल भी कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस यहाँ पर अपनी बीस्ट से बात करते हुए कहती है कि एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन एक बहुत ही ज्यादा पाक जगह है। मेरे लिए भी एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन काफी ज्यादा खास है, मुझे सिर्फ इसी जगह पर सुकून मिलता है। पर फिर भी मैंने आज के दिन तुम लोगों से 2 जरूरी बातें करनी है, जिसके लिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है। जिनमें से पहली बात जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ वो यही है कि आज की मीटिंग के बाद शायद मैं एक सेकुलेशन में जाने वाली हूँ, जिसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानती, इसलिए मैं पहले ही तुम सबसे गुड बाय कह देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी आइस एंड स्नो बीस्ट थे उन सब में हंगामा मच गया था। उन सब लोगों को ये बात सुनकर काफी तकलीफ हो रही थी, मगर स्नो एम्प्रेस अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू रखती है और वो कहती है कि दूसरी बात जो कि मैं तुम लोगों से करना चाहती हूँ वो यही है कि जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सक्सेसर चूज कर लूँ, जो कि मेरे बाद इस जगह को लीड करेगा। यहाँ पर वो सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट ये सुनकर और भी ज्यादा तकलीफ में आ चुके थे और वो शोर करने लगे, क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मगर स्नो एम्प्रेस की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए टाइटन स्नो डीमन किंग गुस्से के साथ दौड़ते उन सब लोगों को खामोश करा देता है ताकि स्नो एम्प्रेस अपनी बात को कंप्लीट कर सके। और उससे सच में ये आइस एंड स्नो बीस्ट घबराते भी थे, इसलिए वो सब के सब खामोश हो गए। दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए बताती है कि आज और अभी से हटाई ही मेरी पोजीशन को संभालेगा। मेरे बाद एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन का अगला लीडर कोई और नहीं बल्कि हटाई होगा। ये सुनकर तो सब लोग शौक हो गए थे। सबसे ज्यादा बड़ा शौक तो टाइटन स्नो डीमन किंग को लगा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि स्नो एम्प्रेस उसे चूज करने वाली है। दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट से कहती है कि आज के बाद से तुम लोगों ने हटाई को रिस्पेक्ट पेश करनी है और उसकी बात सुननी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोग मेरी बात सुनते हो और मेरी इज्जत करते हो। आज के बाद से तुम लोगों ने हटाई का हर एक ऑर्डर मानना है ताकि वो तुम लोगों की मदद से एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में हमेशा अमन कायम रख सके। जो सुनकर सारे के सारे आइस एंड स्नो बीस्ट उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ टाइटन स्नो डीमन किंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस का क्या होगा, जिस पर स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि वो भी मेरे साथ ही सेकुलेशन में जाएगी। अतः तुम जरा फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हें डर है कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेकिन याद रखना मैं बेशक यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मैंने तुम लोगों को छोड़ा नहीं होगा। एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तुम्हें यहाँ के क्लैन को अच्छे से ट्रीट करना है। जो रूल्स मैंने बनाए हैं बिल्कुल उन्हीं पर चलना है ताकि कोई भी एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन को बीच में से तोड़कर अलग ना कर सके। कभी भी बाहरी दुश्मनों को
यहाँ पर घुसपैठ करने मत देना और किसी से भी बेइज्जती मत झेलना। जिस पर आता ही जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहे। दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस वहाँ पर मौजूद आइस एंड स्नो बीस्ट से कहती है कि बेशक मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन को बुला चुकी हूँ। जब भी एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन पर कोई खतरा आएगा तब मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए वापस आऊंगी। एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन की रूल्स को फॉलो करना जरूरी है और जो भी उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन कहलाएगा। स्नो एम्प्रेस की ये सब कहती इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।